चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री AS2। अगेन एक और शानदार सुपर इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा एस बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है, मैं समझता हूं 2 क्लास एटलीस्ट लेगा। ये बताता है कि आप इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, बिकॉज इन्वेंट्री एक ऐसा आइटम है जिसमें अगर आपका प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं तो आपका P&L भी गलत हो जाएगा और बैलेंस शीट भी गलत हो जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक दोनों जगह आता है इनमें, वहां पे भी और वहां पे भी। तो क्या कहता है S2, डिफाइंड इन्वेंट्रीज एज एसेट्स हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऐसा गुड्स जिसको आपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लिए बेचने के लिए रखा हुआ है, यानी कि इसको अपन अपनी भाषा में क्या बोल सकते हैं, बेचने के लिए रखा हुआ है, तैयार है, कस्टमर आए ले जाए, तैयार माल, फिनिश गुड्स। इन द प्रोसेस ऑफ सच सेल, जो माल बेचेंगे उसके प्रोडक्शन के प्रोसेस में, मतलब क्या हुआ, वर्क इन प्रोग्रेस। फॉर द कंजप्शन, कंजप्शन क्या आ गया, रॉ मटेरियल, गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल इंक्लूडिंग मेंटेनेंस सप्लाईज कंज्यूमेबल, मतलब इसमें सब लूज टूल्स वगैरह सब कंप्लीट कवर होते हैं। लूज टूल, स्पेयर पार्ट्स, ऑयल, ग्रीस, ये सब इन्वेंट्री माने जाते हैं, बशर्ते वो S10 की डेफिनेशन को पूरा ना करे। अब आपको अगर सर ये S10 की डेफिनेशन क्या होती है, S10 ये बोलता है कि भैया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 ये बोलता है कि अगर किसी एसेट्स की लाइफ 1 साल से ज्यादा है तो उसको प्रॉपर्टी मानेंगे, चाहे वो छोटा सा पुर्जा ही क्यों ना हो। लूज टूल्स भी है, लाइफ अगर उसकी 1 साल ज्यादा है तो S10 में कवर होगी, लेकिन आपको ऐसा छोटा मोटा पुर्जा है जिसकी लाइफ 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने नहीं है, 1 साल से कम है, तो उसको X2 का इन्वेंट्री माना जाएगा। ओके, फॉलोइंग आर एक्सक्लूडेड, इन 4 आइटम को इन्वेंट्री की डेफिनेशन से बाहर किया गया है। नंबर 1, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का WIP, सुपर इंपोर्टेंट मार्क करना। पास एग्जाम के स्कैन उठा के देखोगे तो 4-4 मार्क्स में क्वेश्चन देखने को मिलता है, ऐसा लगता है क्या पूछ रहा है लड्डू क्वेश्चन। क्वेश्चन ही क्या पूछता है, डिफाइन या राइट एनी 4 आइटम्स व्हिच आर नॉट कवर्ड अंडर AS2, बस खत्म। 4 आइटम लिखो जो AS2 का पार्ट नहीं है, तो इनमें से कोई सी भी आपको जो याद रह जाए। पहला पॉइंट का कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का WIP, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का WIP एक सेपरेट AS हम देखेंगे, कौन सा, AS7। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सर्विस प्रोवाइडर का WIP, मैं जैसे आपको सर्विस दे रहा हूं, मान लो 31 मार्च को मेरी सर्विस अधूरी रह जाती है, आपके केस में तो नहीं होगी, लेकिन जो नया बैच अर्ली बर्ड स्टार्ट हो, जो 100 बजे शुरू होता है, वो तो 100% मार्च में अधूरा रहना है। तो मैं सोचूं कि उसका वैल्यूएशन में से एस के हिसाब से निकालू कि मैं बैलेंस शीट में मेरे उस वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू कैसे निकालूं, तो भैया वो S9 जवाब देगा। रेवेन्यू रिकॉग्निशन सर्विस के केस में कैसे वैल्यू निकालते हैं अधूरे का माल की, S2 नहीं देगा। सर्विस एप्लीकेबल नहीं। शेयर डिवेंचर, शेयर डिवेंचर आप खरीदते इसी मकसद क्योंकि वापस बेचेंगे, तो क्या वो भी गुड्स है, बोलता नो, वो S13 से गवर्न होगा, शेयर और डिवेंचर इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा लाइव स्टॉक, जीव जंतु जानवर, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ये सारे आइटम क्या हैं, AS2 के क्राइटेरिया से बाहर है। इनके लिए सेपरेट गाइडेंस नोट आने वाले हैं बहुत जल्दी। ओके, हालांकि लाइव स्टॉक के लिए अभी तक अकाउंटिंग फॉर लाइव स्टॉक आने वाला है और वो आया नहीं। जब तक वो नहीं आया तब तक ये कहा गया कि उसके ऊपर AS10 लगेगा, वो अपन जब 10 पढ़ेंगे तब आ जाएगी ये चीज लिखी हुई। पर AS2 की डेफिनेशन से मतलब जीव जंतु जानवर को भी एक तरह से PPE की तरह ट्रीट करना, उसको खरीद कर लाने में जितने खर्चे हो उसका पार्ट, पर कौन से इसमें 2 का पार्ट नहीं है। मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन को, वैल्यू को कैसे निकाला जाए, तो क्या कहना चाह रहा है, फालतू की बकवास लिखी है, तो एक बार रीड करके साइड में शॉर्ट में लिखना, क्या कह रहा है, नीचे जगह खाली है ताकि एग्जाम टाइम पे इस पर टाइम खराब ना हो। क्या कह रहा है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री प्रॉफिट लॉस के मेजर के लिए जरूरी होती है, अगर आप गलत वैल्यूएशन कर लेते तो आपके प्रॉफिट भी गलत हो जाते हैं और बैलेंस शीट भी गलत है, इसलिए नेट रिलायजेबल वैल्यू इज लेस देन, अगर कम है तो हम नेट रिलायजेबल वैल्यू पर ही स्टॉक को दिखाएंगे, यानी कि आधी लाइन लिखनी थी उसको, जिसको उसने लंबा चौड़ा कहा है कॉस्ट और NRV रेशियो, बस इसी चीज की रामायण को उसने लंबा चौड़ा पैरा भर दिया है।
तो हमें अब यही निकालनी है कि भैया कॉस्ट कैसे निकाली जाती है और एनआरवी कैसे निकालते हैं। बस ये दो पॉइंट अब अपने को इसे इसमें पढ़ने हैं। सबसे पहला एलिमेंट क्या है? कॉस्ट। सबसे पहला एलिमेंट क्या है? कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कंप्राइजेज ऑल कॉस्ट ऑफ परचेज। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या क्या आता है? सारी परचेज की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड अदर कॉस्ट incurred in bringing the inventory to their present location and condition. जैसे सुनना, प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, अभी जिस कंडीशन में वहां तक लाने के खर्चे। प्रेजेंट लोकेशन, प्रेजेंट लोकेशन का मतलब फिनिश स्टॉक है। फिनिश स्टॉक की प्रेजेंट कंडीशन क्या है? जो फिनिश है, तैयार है। तो यहां तक इसको लाने में क्या खर्चे हुए? तो जो रॉ मटेरियल लगा वो, फिनिश में तो लेबर भी लगा होगा वो, और फैक्ट्री के प्रोडक्शन के खर्चे भी लगे होंगे, वो जुड़ेंगे। लेकिन अगर WIP अधूरा बनाओ माल है, अधूरा है, तो अधूरे का मतलब वो अधूरा है, अधूरे का मतलब वो अधूरा है। तो अभी तक उस पर कितना मटेरियल लग चुका है, लेबर वगैरह कितने लग चुके हैं, क्वेश्चन आपको लिख कर देगा। लेकिन रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल किस पोजीशन में? जैसा लाए वैसा है, तो केवल लाकर गोडाउन में लाने तक के खर्चे इसका पार्ट माने जाएंगे। ओके, तो तीन चीजें उसने कही है, परचेज कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, अदर कॉस्ट। परचेज कॉस्ट में उसने लिखा है सारे खर्चे वर्चे प्लस होंगे, ट्रेड डिस्काउंट रिबेट कुछ मिला है तो वो सब क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट ध्यान रखना दो चीजें आती है कॉस्टिंग में, बहुत बार ये शब्द आता है, वहां बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। कन्वर्जन कॉस्ट में एक तो लेबर को रखा जाता है और एक प्रोडक्शन के खर्चों को रखा जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग खर्चे कन्वर्जन कॉस्ट का पार्ट नहीं है। मतलब इसमें दो चीजें आती है, एक तो लेबर और एक फैक्ट्री या प्रोडक्शन के खर्चे। तो ये दोनों ऐड किए जाएंगे। जिसमें डायरेक्ट लेबर है, दे ऑल्सो इंक्लूड्स ओवरहेड। लेकिन ओवरहेड कौन से? जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। मतलब सिंपली कौन से हो गए? फैक्ट्री के खर्चे, प्रोडक्शन के खर्चे। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड को absorbed systematically over a normal capacity. Amount of fixed production overhead allocated to each unit of production should not be increased as a consequence of low production or idle plant. Unallocated overheads are recognized as an expenses in period in which they are incurred. स्पेशल बोला है तो स्पेशल तो है, जहां जहां स्पेशल पॉइंट लिखे समझ जाना एग्जाम के, या तो MCQ है या केस स्टडीज हैं, कुछ ना कुछ आएंगे। जहां जहां जितने भी इसमें अपन स्पेशल पॉइंट शब्द यूज करेंगे। अभी कह क्या रहा है, अगला भी पढ़ते फिर दोनों को एक साथ समझते हैं। However, in period of abnormally high production, the amount of fixed production overhead allocated to each unit of production is decreased so that the inventories are not measured above cost. Variable production overhead are assigned to each unit of production on the basis of actual production. क्या कहना चाह रहा है? क्या कहना चाह रहा है? बोलते ही नहीं क्या कहना चाह रहा है। कुछ तो कहो, क्या कहना चाह रहा है? नहीं बताओगे? कुछ मैं फोन पर आओ, सिर्फ देखना है, आंसर मत देखना, सिर्फ क्वेश्चन देखना। आपको इन्वेंट्री पर केजी वैल्यूएशन करना है। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना है पर केजी फिनिश गुड्स। वैल्यूएशन क्या है? कॉस्ट टू एनआरवी। अभी एनआरवी पिक्चर में नहीं है इस क्वेश्चन में, तो केवल अपने को क्या निकालनी है? कॉस्ट। मटेरियल की कॉस्ट पर किलो कितना है? लेबर 40 रुपए और डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड 20। ये कॉस्ट तो कितनी हो गई? 260। मटेरियल की कॉस्ट जुड़नी है, लेबर की कॉस्ट जुड़नी है, प्रोडक्शन के खर्चे का जुड़ने। अब बचे केवल कौन से खर्चे? फिक्स खर्चे। प्यार से सुनना, फिक्स प्रोडक्शन चार्जेस ऑफ नॉर्मल वर्क, क्योंकि वेरिएबल देखो, मटेरियल प्योरली वेरिएबल होता है, कॉस्टिंग पूरी अपन ने पढ़ ली। लेबर प्योरली वेरिएबल होता है, ओवरहेड में वेरिएबल ओवरहेड वेरिएबल ही होते हैं।
तो ये तो पर यूनिट 260 दे रखे हैं, लेकिन फिक्स खर्चा कभी भी पर यूनिट पर बेस्ड नहीं होता, फिक्स खर्चा टोटलिटी पर बेस्ड होता है, ऐसे ही कुछ है। तो फिक्स खर्चे के लिए उसने कहा कितनी कैपेसिटी है, 2 लाख किलो की कैपेसिटी है, उस पर 20 लाख का खर्चा होता है। मतलब अगर हम 2 लाख किलो बनाते हैं तो खर्चा कितना होता है, 20 लाख। तो 20 लाख डिवाइड बाय 2 लाख करना, आप स्टॉक की कॉस्ट का सॉल्यूशन कितना करोगे, 270 आएगा ना। और 4000 किलो फिनिश स्टॉक पड़ा है तो 270 इंटू 4000, ये आपके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। ये क्लियर क्या? अब इसमें चेंज करो उन दोनों पॉइंट्स को समझ। ये तो लिखा हुआ नॉर्मल चीजें ऊपर लिखी थी कि आप वेरिएबल खर्चे तो डायरेक्टली लोगे, फिक्स खर्चे जो हैं उसका लोकेशन नॉर्मल कैपेसिटी के बेस पे करोगे। नॉर्मल कैपेसिटी मतलब 20 लाख। तो 270 इंटू 40,000 क्या आया, ठीक है। तो आंसर है कुछ नहीं, फ्री के मार्क्स का है, ऐसे ही आते हैं एग्जाम में 4-4 मार्क्स में। पर आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, ऊपर पेरा देना पड़ेगा कि भैया कॉस्ट में क्या क्या चीजें शामिल होती है। आपको प्रोविजन देना पड़ेगा एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट कंसिस्ट परचेस कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट एंड अदर डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग द स्टॉक इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन। Purchase costs include raw material costs and any discount rebate are excluded. Conversion cost means labor cost and production overhead, but production overhead are allocated on the variable production overhead are allocated on the actual basis, but fixed production overhead are allocated on the basis of normal capacity. Accordingly, the valuation would be as under. फिर आप ही कैलकुलेशन करके बताओगे इसको एंड देन आंसर तभी मिलेगा। ये तो नॉर्मल चीज। अब मैं इसके क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं उन दो पॉइंट्स को समझाने के लिए, सुनना प्यार से। मेटल की कॉस्ट कितनी है, 200, लेबर वेरिएबल 260 पे है। मान लो क्वेश्चन कह रहा है नॉर्मल कैपेसिटी 2 लाख है, किसी कारण से ड्यूरिंग द ईयर प्रोडक्शन 1.5 लाख यूनिट्स का ही हो पाया। कितने का, 1.5 लाख का। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ, 1.5 लाख। सोचो खर्चे 20 लाख है, अगर आप 20 लाख में 1.5 लाख का डिवाइडेशन दोगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यूनिट कॉस्ट ज्यादा आएगी क्योंकि डिनोमिनेटर कम कर रहे हो। तो ये कह रहा है कि भैया जब नॉर्मल कैपेसिटी 2 लाख है, आपका एक्चुअल प्रोडक्शन कम हुआ, मतलब कहीं ना कहीं आपकी लापरवाही रही, लापरवाही जिस कारण आपकी यूनिट कॉस्ट इनहांस हो गई। तो भैया आप नहीं कर सकते, अगर आपका एक्चुअल प्रोडक्शन कम भी है तो भी आपको नॉर्मल कैपेसिटी का ही डिवाइडेशन देना है, ताकि आपकी स्टॉक की वैल्यूएशन अननेसेसरी हायर न रहे। अगर स्टॉक हायर पे चला जाएगा तो प्रॉफिटेबिलिटी हायर हो जाएगी। ये तो मतलब एक तरफ तो आप लापरवाही कर रहे हो, ऊपर से प्रॉफिट भी अच्छा कमा रहे हो, दोनों गलत हो जाएंगे। तो अगर एक्चुअल प्रोडक्शन कम है तो नॉर्मल कैपेसिटी का डिवाइडेशन देना। इज इट क्लियर? लेकिन मान लो आपका एक्चुअल प्रोडक्शन 2.5 लाख है, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ, 2.5, ज्यादा कर लिया आपने। आप सही मायने में 20 लाख के खर्चे हुए तो 2.5 लाख को बनाने में, ये फिक्स खर्चा तो फिक्स ही रहना है। जबकि आपकी नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है, 2 लाख। अगर अब आप 2 लाख का डिवाइडेशन दोगे तो आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट आई उससे तो कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, आप ज्यादा वैल्यूएशन कर नहीं सकते, तो इसलिए आपको 250 का डिवाइडेशन। समझ में आया? देशी भाषा में कहूं, नॉर्मल कैपेसिटी का डिवाइडेशन देना है। एक्चुअल प्रोडक्शन कम भी हो जाए तो भी नॉर्मल कैपेसिटी का, लेकिन अगर एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए तो आपको एक्चुअल कैपेसिटी का, एक्चुअल प्रोडक्शन का डिवाइडेशन देना, ताकि अननेसेसरी कॉस्ट वेरिएशन बढ़ न सके। सहमत क्या? इसके क्वेश्चन है पर थोड़ा ढूंढना पड़ेंगे, करेंगे तो आ जाएंगे। कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना? इसके क्वेश्चन काफी तगड़े तगड़े डाले जो पुराने बैच में स्टूडेंट थे उसके कंपैरिजन में, काफी मस्त मस्त वाले क्वेश्चन डले हुए हैं। चलो यार जब करेंगे तब आ जाएगा। कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कुल मिलाकर? आओ क्वेश्चन 25।
क्वेश्चन नंबर 25, ए कंपनी इज कलेक्टिंग गुम क्रिया फ्रॉम द प्लांट ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट पेड़ पौधों से घूम क्रिया नाम का प्रोडक्ट जनरेट कर रही है। 5 करोड़ उसने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लाइसेंस फीस के पे किए, कितने रुपए? और ड्यूरिंग द इसने 1 लाख किलो घूम क्रिया निकाली, 1 लाख किलो। उसमें से 60,000 किलो उसने 12 करोड़ में बेच दी। लाइसेंस कितने पे किया? 5 करोड़। और इसके अलावा दूसरे खर्चे वर्चे कितने थे? 7 करोड़। तो 5 और 7 12 करोड़। 12 करोड़ रुपए खर्च करके उसने कितना किलो निकाला है प्रोडक्शन? 1 लाख किलो। तो 12 करोड़ डिवाइड बाय 1 लाख किलो एक बार करके देखना। 12 करोड़ डिवाइड बाय 1 लाख 1200। अब उसके बाद आखिरी में 40,000 किलो बच गया क्योंकि उसने 60,000 किलो बेच दिया था। तो 1200 इंटू 40,000 करके उसने अपने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन 4.8 करोड़ किया है AS2 के अकॉर्डिंग। क्या ये सही है? नो, इसलिए क्योंकि आंसर दिख गया, बाकी तो सही है। कैलसी उठाओ ना, कैलकुलेशन करो, मैच होगा बिल्कुल। ये तो अभी अभी टॉपिक अपन ने पढ़ा है AS2 पेड़ पौधों पर एप्लीकेबल, जीव जंतु जानवरों पर नहीं होता, इसलिए आपने लिख दिया नो। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में इतना याद रहना भी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में तो हमारा एक हाथ में पेपर होता है और एक हाथ में कैलकुलेटर। हम तो क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं, आंसर निकालते जाते हैं। पहले लिखा 5 करोड़, टाइप कर दिया 5 करोड़, फिर 12 करोड़ में बेचा, फिर 12 करोड़, फिर कंफ्यूज हो गया 5 और 12 का क्या करें। कुछ ना कुछ करने की सोचते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइडेशन कुछ तो करते हैं, फिर लगता है नहीं नहीं यार एक कॉस्ट एक सेल से रख देते हैं। फिर 7 करोड़, 5 प्लस 7 12 करोड़, 12 करोड़ डिवाइड बाय 1 करोड़, 1 लाख 1200, 40,000 स्टॉक इंटू 40। यस, 4.8 मैच हो रहा है। यस, वेदर ट्रीटमेंट करेक्ट? यस। क्या ट्रीटमेंट इज करेक्ट? यस, हमने लिखा यस। ओके, फिर रिजल्ट आता है। इंस्टीट्यूट को मार्क्स कॉपी चेक करनी नहीं आती। ये चीज, ये क्वेश्चन वास्तव में बहुत भयानक वाला ट्रिकी है। ये ऐसे क्वेश्चन खेलते हैं एग्जाम में हमारे साथ। आपका आंसर क्या है? क्योंकि हमारी एक बहुत गंदी आदत पड़ी हुई है, 12th तक कैलकुलेटर अलाउ था नहीं, जैसे फाउंडेशन में पहली बार कैलकुलेटर अलाउ हुआ, हम पेन कम चलाना पसंद करते हैं, कैलसी चलाना ज्यादा पसंद करते हैं। और पढ़ क्वेश्चन भी नहीं पढ़ते हैं, कैलसी यूं चलता रहता है। तो भैया क्या आंसर जाएगा कि जो आप बेकी बेकी बातें कर रहे हो, जो आप बेकी बेकी बातें कर रहे हो, आपने जो क्वेश्चन को इतना सुंदर सजाया है, आपने क्वेश्चन को जो इतना सुंदर सजाया है, उसके लिए धन्यवाद। पर हम आपको बता दें AS2 इस पर एप्लीकेबल नहीं है। मतलब आंसर क्या जाएगा आपका? ऐसे क्वेश्चन में आपको दोनों चीजें लिखनी है। अब क्योंकि क्वेश्चन अगर 4 मार्क्स में है तो खाली ऐसे आधी लाइन लिखने से काम थोड़ी चलेगा, आपको दोनों लिखना है। पहले तो इन्वेंट्री क्या है और इन्वेंट्री में क्या नहीं है। As per accounting standard 2, inventory includes A, the goods which is held for ordinary course of sale, which is in the production process of such sale, consumable stores and supplies to be consumed in production of goods or rendering of services. But AS2 clearly specify that these following items are not covered under AS2. अब उसमें जो 2 3 4 याद लिख देना, बस ये वाला आइटम जरूर आना चाहिए। ठीक है, WIP ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, बी लाइव स्टॉक, नेचुरल रिसोर्सेज, सी फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड प्लांटेशन प्रोडक्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So according to above provisions, it is clear that Gum Kriya is a forest product which is not covered under AS2. इस टाइप से आंसर। ओके, 27वां क्वेश्चन इसका बाप है। क्या है? पर ठीक है, आंसर दिख जाता है, इसलिए हम क्या, जब ये दिख जाता है तो हमारा सोचने का जो जरिया होता है वो भी उसी डायरेक्शन पे वर्क करता है। जब तक आंसर नहीं होता हमारी सोच का दायरा अलग चलता है। क्या कह रहा है? एक्स कंसल्टेंसी, मतलब क्वेश्चन इतना मजेदार बनाया है, बनाने वाले को मतलब आपके व्हाट्सएप इंस्टा की लैंग्वेज में कहते हो 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए। कुछ ऐसे में बन के आता है तो बोलते हो ना, वैसा बहुत लजीज क्वेश्चन है। पढ़ो,
X consultancy limited is the management consultant giving the consultancy in the field of restructuring of amalgamation valuation. अब यहां तक पढ़ने के बाद तो बच्चा S2 तो उसके दिमाग में नहीं आता, उसके दिमाग में S14 आना शुरू हो जाता है. हाँ, अमलगमेशन का क्वेश्चन है. द कंपनी हैज गॉट कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट वर्थ रुपीज 10 लाख. 10 लाख का कंसल्टेंसी का कॉन्ट्रैक्ट मिला फॉर गिविंग देयर रिपोर्ट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. एक्स कंसल्ट मतलब हमारी कंपनी अमलगमेशन का कंसल्टेंसी देती है. लोग हमसे राय मांगने आते हैं क्या हमें कंपनी का अमलगमेशन रीस्ट्रक्चरिंग करनी चाहिए. रीस्ट्रक्चरिंग पढ़ लिया अपन ने, क्या हमें रीस्ट्रक्चरिंग करनी चाहिए. तो भैया क्या बोला, क्या बोला, एक कस्टमर आया जिससे हमें कितने का ऑर्डर मिला है, 10 लाख में हमने कॉन्टेक्ट लिया है. अब अमलगमेशन रीस्ट्रक्चरिंग कोई ऐसे थोड़ी आमने सामने बातें करके कंसल्टेंसी दे देंगे. हमें बकायदा उस कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को स्टडी करना पड़ेगा, कंपनी के ऑपरेशन को स्टडी करना पड़ेगा, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन पैसे माफ करेगा तो आगे क्या स्कोप निकलेंगे. तो इस स्टडी को करने के लिए हमने कितने महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे. इट विल टेक 4 मंथ. 1 मार्च को काम स्टार्ट किया है और उसने 4 सीनियर कंसल्टेंट अपॉइंट किए 20,000 पर मंथ वाले. अब सुनना, 20,000 पर मंथ, कितने कंसल्टेंट हैं, 4. तो 1 महीने की कॉस्ट कितनी हुई, ऐसे 4 महीने लगेंगे. 80 80 80 80, 320 की कॉस्ट आएगी. फिर हम रिपोर्ट बना के देंगे, 10 लाख मिलेगा, हमारा प्रॉफिट हो जाएगा. और क्वेश्चन है कि काम 1 मार्च को स्टार्ट हुआ है तो 1 मार्च तक अभी कितना महीना हुआ है, 31 मार्च तक एक ही महीना होगा. तो कंपनी ने ईयर एंड पे 20,000 के 4 लोग थे, 1 महीना काम हुआ है, 20,000 इंटू 4, काम तो पूरा हुआ नहीं. 80,000 पे अपने उस वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यूएशन किया है. क्वेश्चन का फॉर्मेट क्लियर हुआ. एक काम मिला मुझे, मैंने 4 आदमी को अपॉइंट किया, जाओ स्टडी करके आओ. 4 महीने का टाइम लगेगा, चारों को 20,000 रुपए देता हूं, मतलब हर महीने 80,000 देता हूं. 31 मार्च तक 1 महीना पूरा हुआ है, काम पूरा नहीं हुआ है पर सर्विसेज अधूरी है, काम तो शुरू हो चुका है. तो मैंने अपनी अधूरी सर्विसेज का वैल्यूएशन 20,000 रुपए 4 लोगों को देता हूं. तो मेरा एक तरह से 80,000 का खर्चा तो एक्रू हो ही चुका है ना. यहाँ तो पे कर चुका हूं, नहीं तो आउटस्टैंडिंग है, पर 80,000 तो लग ही चुका है. तो मैंने अपने बैलेंस शीट में उस WIP सर्विस का वैल्यूएशन 80,000 पर किया. आपको S2 के रेफरेंस से बताना है कि क्या ये सही है. हाँ, तो यही तो आंसर लिखा हुआ जो आपके, मैंने भी अलग कुछ थोड़ी कहा है. AS2 does not apply to service contract. Is it clear? ये गवर्न कहां से होगा, AS9 से. ओके, इसका आंसर सेम वो का वो ये जो अपन ने पहले पढ़ा. अरे मिल गया मिल गया रे मिल गया मिल गया रे मिल गया मिल गया रे मिल गया, क्वेश्चन मिल गया जो ढूंढ रहा था. क्वेश्चन नंबर 28 जो भी अपन ढूंढ रहे थे स्पेशल नोट को समझने के लिए. टाइम तो है ना अभी 9:11, इसको कंप्लीट कर लेते हैं. तीनों के सॉल्यूशन प्रॉपर जो मैंने आपको PDF भेजा उसमें छपे हुए हैं, आप कंप्लीट कीजिएगा. ठीक है ना. हाउ विल यू वैल्यू द इन्वेंट्री पर केजी ऑफ फिनिश गुड्स. कंसिस्ट मटेरियल कितना 100, लेबर कितना 20, डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड कितने 10, टोटल कितना हो गया 30. फिक्स चार्जेस नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है 1 लाख है और खर्चे 10 लाख है. 2000 किलो फिनिश स्टॉक बचा हुआ है. आपको स्टॉक का वैल्यूएशन निकालना, अगर एक्चुअल प्रोडक्शन 1 लाख ही हुआ है तो भैया 130 प्लस कितनी खर्चे कितने 10 लाख. नॉर्मल कैपेसिटी 1 लाख है और एक्चुअल प्रोडक्शन भी 1 लाख ही है, तो 1 लाख का डिवर्शन आएगा. कितना हो गया 140, पर यूनिट की कॉस्ट 140 और इंटू 2000, 2,80,000. 2000 तो क्लोजिंग स्टॉक. सेकंड का एक्चुअल प्रोडक्शन 90,000 ही हुआ हो. अब बताना आपको डिवाइडेशन कितना दे 1 लाख का. समझ में आया क्या. तीसरा का है उसमें एक्चुअल प्रोडक्शन 1,20,000 यूनिट्स हुआ हो. अब डिवाइडेशन 1/20 का जाएगा ताकि कॉस्ट आपकी कम आ सके. ठीक है, जो भी है उसमें 130 प्लस करके 2000 से मल्टीप्लाई करो. ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. दिस इज ऑल अबाउट टुडेज. बाकी बहुत कुछ बाकी है ना.
हाँ, सब कुछ सही रहा तो अगली क्लास में फिनिश हो जाएगा।